अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये भी आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से, और बड़ी खबरों में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आपको बताते चले कि बल्ले की वापसी हो चुकी है। पीटीआई के लिए पेशावर हाई कोर्ट से अच्छी खबर आ गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी हो गए हैं और मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग के वबाल ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। तो आगे बढ़ते हुए बात करें, तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। बैरिस्टर गौहर खान की चेयरमैनशिप भी बहाल हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। शाहिद खान, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर की जानिब से क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, और जो बल्ला अब बहाल हो चुका है उस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, बल्ला जो है वो बहाल हो गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जो है आज सुना दिया है। और कल चूंकि इसकी समाअत हुई थी और आज दोबारा इसकी जो रहती थी वो समाअत भी आज मुकम्मल हो गई, तो फैसला महफूज हो। उसके बाद मुख्तसर सा फैसला जो है वो जारी हुआ, तहरीरी फैसला भी जारी हुआ है, मुख्तसर सा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल। और उसमें जो डिवीज़न बेंच के जजेज़ हैं जो उन्होंने फैसला जारी किया उसमें ये कहा गया है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था और उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ करके पीटीआई के जो उनसे जो बल्ले का निशान है वो छीना था, क्योंकि इसलिए और इसके साथ साथ ये भी उन फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है कि उनको दिया जाए। तो लिहाजा जो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ उसको मुअत्तल किया जाता है और कालअदब करार दिया जाता है और जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई को वापस दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो भी कालअदब नहीं करार दिए जा सकते। और अभी उनकी जो काबीना थी यानी कि बैरिस्टर गौहर अली जो है अभी दोबारा जो है एक मतलब फिर चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला था और काफ़ी इंतज़ार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनको भी काफ़ी इंतज़ार था और जो सियासत से वाबस्ता अफराद थे उनको भी काफ़ी जो है इस लगाव था, इस इंतज़ार था काफ़ी अरसे से कि क्या फैसला आएगा। शायद अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किए बानी रुकन पीटीआई के हमारे साथ अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अकबर एस बाबर साहब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हो चुका है, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान वापस मिल चुका है, काफी उम्मीदें थी आपको, कैसा देख रहे हैं आगे इलेक्शन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो कोई ऐसी तवक्कुआत नहीं थी, क्योंकि ये जो फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का, मेरे नजदीक ये एक तरफा फैसला है। वो इसलिए कि 5 ऐसे अशखास मेरे समेत जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी थी और तमाम सबूत दिए थे कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे एक ढोंग रचाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जो बुनियादी आईनी हकूक है उस पर डाका डाला गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी और पीटीआई के अपने आइन की खिलाफ वर्जी है। तो जब हम 5 जो लोग हैं उनको नोटिस तक वसूल नहीं हुए पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम ये तमाम सबूत जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, जिसकी बुनियाद पे वो फैसला आया 22 दिसंबर का, वो हम पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी रखते। लेकिन इससे हटके एक और भी बड़ा मामला है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 साल फॉरेन फंडिंग का जो केस लड़ा उसमें वो ये दावा करते थे कि ये उनका इख्तियार ही नहीं है कि वो फंडिंग का जायजा लें और उसकी तहकीकात करें। इसी तरह आज वो कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसका जायजा लेना कि क्या वो अपनी जमात के आइन के मुताबिक हुए या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुए या इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक हुए, ये भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को एक डाकखाना बनाने के चाहते हैं और अगर ये करोड़ों रुपए पे एक इदारा अपना आईनी किरदार अदा करने से उसको रोका जा रहा है और उसके काम में रुकावट डाली जा रही है, तो ये असली हमें सोचने की बात है कि क्या ये आईनी इदारा आजादाना तौर पे फंक्शन कर सकता है
क्या वो अपने जो जिम्मेदारी है वो अदा कर सकते हैं जब उनके फैसले कभी कभी फैसले सुनाने से पहले उनको रोक दिया जाता है कि आप फैसला ना सुनाएं, जो कि अभी हुआ। पेशावर हाईकोर्ट से एक ऑर्डर ये भी था कि आप 21 दिसंबर तक अपना फैसला ही ना सुनाएं। उसके बाद पीटीआई ने अपना मौका बदला और फिर कहा कि नहीं, इनको कहें कि फौरन फैसला सुनाएं। फिर एक और ऑर्डर पास हुआ कि जी 24 घंटे के अंदर फैसला सुनाएं। तो ये बड़ी तकलीफदेह एक अमल चल रहा है। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद डालनी है तो उसके लिए जरूरी है कि सियासी जमातें जो कि जमहूरियत की अलमबरदार बनती है वो खुद जमहूरियत क्यों नहीं बर्दाश्त करती, वो अपने वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हकूक से क्यों डिनाई करती है, क्यों रिफ्यूज करती है, जैसे कि किया गया 1 दिसंबर को। मैं खुद पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में गया एक वफद लेके, जिसकी वीडियोस एविडेंस हमने इलेक्शन कमीशन में पेश की, जिसमें हमने उनसे मुतालबा किया कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमें 3 चीजें दीजिए, हमें कागजात नामजदगी दीजिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दीजिए, हमें वोटर लिस्ट दीजिए। तो जो पीटीआई के नुमाइंदे थे सेंट्रल ऑफिस के जो इंचार्ज, उन्होंने कहा जी ये चीजें हैं ही नहीं, ये तो महज एक कागजी कार्रवाई हो रही है। एक इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने के लिए वही लोग दोबारा अनअपोज सारे के सारे उनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो एक बंद कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठ के एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे ढोंग रचाना, तो वो लाखों जो मेंबर अकबर साहब, बहुत माजरत के साथ आपको कट कर रही हूँ, आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? मैंने आज किया नहीं कि इंशाल्लाह मैं मुशावरत भी कर रहा हूँ और ये इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि देखिए हमारे हमसाया मुल्क में आईन में ये लिखा हुआ है कि जो अदालतें हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो काम है बुनियादी, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस में नामजदगी से लेके वोट काउंट कर, उस अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब ये एक रस्म पड़ चुकी है और पीटीआई ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है कि उसने इलेक्शन कमीशन के जो आईनी किरदार है उसको मजबूत करने की जगह कमजोर किया है, और ये उस पर एक कदरन है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम मामला रखेंगे और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से एक ऐसा फैसला आएगा जिससे इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा और एक फेयर इलेक्शन कराने की जो सलाहियत है उस पर बाकायदा उस पर कुछ कर सकेगा। क्योंकि जिस अंदाज में हमारे जो अदालतें हैं जो इलेक्शन कमीशन के अमल में इंटरफेयर कर रही हैं, उससे मुझे ये खतरा नजर आता है कि ये इलेक्शन और मुतनाज़ा हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, और ये किसी सूरत हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस मामले को कानूनी और जो शवाहिद मौजूद है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और इंशाल्लाह एक बेहतर फैसला सामने आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह एक बेहतर लाहे अमल निकालेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब। हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हाफिज एहसान साहब, क्योंकि फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है, पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है। कानूनी लिहाज से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और आगे क्या होने वाला है, क्या देख रहे हैं आप? रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक इसका एस्पेक्ट है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और दूसरा इसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर देखा जाए तो पीटीआई जो है उसको आज एक बहुत एडवांटेज मिलता है, वो सारी उस कैंपेन के अंदर जो एक करने जा रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उनके कैंडिडेट्स के अंदर जो किसी भी पार्टी को सिंबल्स नहीं मिलता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं देता, तो उसकी कैंपेन पे भी इफेक्ट होता है, उसके वोटर्स को भी इफेक्ट होता है और जो रिजर्व सीट्स है उस हद तक है। लेकिन 2 चीजें जो आगे लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये है कि क्या हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फैक्चुअल चीजें थी और जो एडमिटेंस पोजीशन थी जिसको पीटीआई ने कंसीड किया बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और एक कंट्रोवर्सी जो 21 मई 2021 से चल रही थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर, और जिसके अंदर 2 दफा शो कॉज नोटिस भी किए गए। उन नोटिस के बाद 22 दिसंबर का एक ऑर्डर, 23 नवंबर का एक ऑर्डर आया कि आप 20 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। फिर वो जो प्रोसेस हुआ वो 2 दिसंबर को जब उसका सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड लॉ के मुताबिक सेक्शन 209A के नीचे उसको जो सबमिट करवाया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब उसको इंटरनली वेरीफाई किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर लीगल लेकूनाज और प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, और उन्होंने उसके ओपन हेयरिंग की और मामला फिर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से होता हुआ 22 दिसंबर को जब उन्होंने फैसला किया, तो
मेनली उन्होंने रिलाय किया जो पीटीआई की कंसीडमेंट थी इन सारी चीजों के अंदर। फिर 26 का एक ऑर्डर आया, फिर 30 को इलेक्शन कमीशन दोबारा गया थी। जो बुनियादी चीज मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन जो हमारी अदालतें हैं इनको कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं डालना चाहिए। होता ये है कि अगर कोई हमारे खिलाफ फैसला है तो हम ये समझते हैं कि शायद आज इंसाफ रोंदा गया है, और अगर हमारी सही कहा कि अदालतों का जो फैसला आता है हाफिज एहसान साहब उसको मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हक में नहीं आता तो उसके अगेंस्ट चले जाते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिर कानून हाफिज एहसान साहब मौजूद है। इसके अलावा बानी रुकन पीटीआई अकबर इसफापर हमारे साथ मौजूद है और हमारे नुमाइंदे हमें शाहिद खान अपडेट करते तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात की जाए, एक लाइव हम जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कि जो लोग बिलखसूस इनके जो ख़ास मखसूस सर्कल्स हैं वो रखेंगे इसको एक प्रोपेगेंडे के टूल के तौर पे और उस पर खेलेंगे। अगर उनसे आमद दरामद नहीं हुआ, इजाजत से कोई गिरफ्तारी भी नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? अगर अफगानिस्तान में किसी ड्रोन हमले में कोई दहशतगर्द मारा जाता है, अगर स्टेट इनकाउंटर में आम लोगों को कत्ल करने के बाद मर जाता है, अगर किसी और कैंप में वो आज तक ट्रेनिंग में यानी इन्वॉल्व है, तो स्टेट कैसे उनको प्रोड्यूस करेगी? ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। 744 प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए, जिनमें 52 जो जिनके आमद दरामद हुआ। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी उनके होते हैं जो सरकार की तहवील में होते हैं। इतने ज्यादा केसेस 750 प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए, तो उसका मतलब है कि उन 750 पे सब कुछ बात है जिसे आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो सरकार का जो नैरेटिव है कि जो सारे लापता अफराद हैं वो दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, तो ये कमजोर नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये कि जो प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू होते हैं वो शक की बुनियाद पे, एलिगेशन की बुनियाद पे इशू होते हैं, लिहाजा उसका मतलब ये नहीं ऑटोमेटिक कि स्टेट के पास वो लोग हैं। अब आपके सामने ये भी फिगर्स हैं कि यही हमारे बलूचिस्तान में पिछले साल तकरीबन 140 हमले हुए हैं, 140। इसी तरह ये 110 हमले जो है वो साउथ और साउथ वेस्ट में हुए हैं, जिसमें तकरीबन टोटल 229 लोग शहीद हुए हैं, और इसमें से 200 लोग आम लोग हैं। अब इन लोगों को किसने शहीद किया है? ये अटैक किसने किए हैं? दहशतगर्दी के वाक़यात क्या कोई आसमान से आके करते हैं? तो यही लोग हैं जो दहशतगर्द हैं बेसिकली, और अपने आप को फिर सियासी पार्टियों के प्लेटफॉर्म से उनके खंदे इस्तेमाल करते हैं और फिर मासूम बन जाते हैं। तो आम लोग 200 लोग जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में पिछले साल में, यही दहशतगर्द थे जिन्होंने किए हैं। अब उनको जो है बयानिया अगर आप कहेंगे कि वो मिसिंग है, अगर ये हम समझते हैं कि ये एक दहशतगर्दी का कैंपेन नहीं है और इसमें कोई एक्टर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक होगा कि हम वन साइडेड प्रोपेगेंडे पे यकीन रखते हैं। ये फैक्ट्स हिला देने वाले हैं। जिन इदारों ने रिपोर्ट पेश की है उन्हीं पे इल्जाम है, वो जो दूसरे फरीक हैं तो वो उस पर किस तरह यकीन करें कि वो जिस पे इल्जाम है वही लोग जो है ना आपके उधर सही बात करेंगे कि हाँ ये वाक़या हमने किया है या कत्ल के मुलजिमान भी जेल में कहते हैं हम बेगुनाह हैं जो 302 में लॉक्ड हैं। फैमिली अगर उसका कोई बच्चा परवर्ट उसका जहन हुआ है और वो कैंपों में है, ये जो 140 हमले हुए हैं इसमें भी यही लोग हैं जिनके माँ बाप होंगे, जिनकी बहन भाई होंगे, जिनके बच्चे होंगे, लेकिन ये किसी प्रोपेगेंडे में किसी फॉरेन एजेंसी के तनख्वाह की वजह से या किसी और मोटिवेशन की वजह से कैंपों में ट्रेनिंग करके वापस हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हमारे इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं। तो अगर इनके बारे में हम कहें कि नहीं इनका कल कोई भी फैमिली का मेंबर कहें कि वो मासूम है, तो फैक्ट्स तो यही है कि यही मासूमों ने हमला किया है। चाइनीज कॉन्सुलेट पे कराची में हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। सिर्फ तुर्बत में एक साल में सिर्फ एक तुर्बत में 80 लोगों को शहीद किया गया है। लिहाजा ये तो नहीं हो सकता कि ये हमले ये मासूम लोग करें या उनकी फैमिली वाले कल कहें कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया, ये हमले कोई और करा रहा है।
अच्छा, ये फिगर तो मैं दे चुका हूँ बलूचिस्तान के हवाले से। आखिरी क्वेश्चन प्लीज। मुझे तो नहीं मालूम कि कौन गुड है कौन बैड है। थैंक यू जी, थैंक यू। द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। तो आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे कॉम्परस जो है वो मिसिंग पर्सन के इशू को इस्तेमाल पिछले इलेक्शन में भी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे और आइंदा 2 इलेक्शन में भी करेंगे। थैंक यू। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इस्तीफे के मतन में कहा गया कि मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कानूनी कार्रवाई चल रही है, मेरे लिए अब काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर की मुबैना तौर पर रिश्वत लेने से मुतालिक ऑडियो भी लीक हुई थी। इसी पर बात करते हैं। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर करने वाले वकील मियां दाऊद जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे से मुतालिक हमें बताएंगे। मियां दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मियां दाऊद साहब, इस्तीफा दे दिया गया है, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। इसकी वजह यह है कि जी ऐसे ठोस शवाहद मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में उनका बचना जो है वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जो अपनी जायदादें हैं उनके अंदर जो शवाहद सामने आए उनमें कैंट की प्रॉपर्टी जो है वो नाबालग बच्चों से धोस धांधली के जरिए जो है वो खरीदी गई और उसकी खरीदारी के लिए एक जाली मनी ट्रेल जो है वो तैयार की गई, और उसके अलावा फिर जो अपनी फैमिली के बाकी असासे हैं उनके अंदर भी नाजायज तरीके से इजाफा किया गया। ये वो शवाहद थे जिसकी बुनियाद के ऊपर जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम मुसद्दका दस्तावेजी सबूत जो है वो मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो पेश किए थे, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनको दूसरा शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया था और उन तमाम शवाहद को इल्जामात की शक्ल के अंदर शोकाज नोटिस का हिस्सा बनाया था। तो मैं अपने इस केस की बुनियाद के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद था कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को जो है वो बरतरफ किया जाएगा, लेकिन चूंकि उनके पास अपने दफा के लिए कोई जवाब मौजूद नहीं था और जो उन्होंने अपना अबूरी जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने ये बात खुद तस्लीम भी कर ली थी कि उन्होंने वाकई ही नाबालग बच्चों की जो जायदाद है वो 2 नंबर तरीके से कब्जा माफिया की तर्ज के ऊपर जो है वो खरीदी है, और उस एतराफे जुर्म के बाद जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब का बचना नामुमकिन था। शायद यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, लेकिन हम इस इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मुतालबा करेंगे कि जो जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई है उसको खत्म करने की बजाय आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई भी आला अदलिया का जज जो है वो जब रंगे हाथों करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए तो वो इस्तीफा देकर घर वो इस्तीफा देकर आराम से बाहर निकल जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया तमाम सूरत हाल से। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। तो मौसम की बात करें तो लाहौर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मौसम का अहवाल मजीद हम जान लेते हैं मायरा हाशमी से। मायरा, मौसम कैसा आज लाहौर का, बताइएगा।
बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचौली का सिलसिला जारी है। सूरज की मीठी मीठी किरणों से शहरी आज महसूस हो रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर इजाफा महसूस किया जा रहा था, जिसके बाद शहरियों के लिए बाहर निकलना भी जो है वो मुहाल बन चुका था। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी जानिब स्मोक की, तो स्मोक जो है वो शहर लाहौर का पीछा अब तक नहीं छोड़ रही है। आज भी आलमी माहौलियाती इदारे की रिपोर्ट में लाहौर को आलूदा तरीन शहरी करार दिया गया है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी तजावुज जो है वो कर चुका है। शाम होते ही सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारा हाश में आपने मौसम के हवाले से हमें अपडेट किया। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। मरीम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम ने मरीम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं। तो बताते चले कि NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे नई मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नई मलिक, बताइएगा, कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में अपील ट्रिब्यूनल ने मरीम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी जो मंजूर करने के खिलाफ अपील थी वो खारिज कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मरीम नवाज की कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिया है, जबकि PTI के उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने मरीम नवाज के कागजात मंजूर करने के खिलाफ यह अपील दायर कर रखी थी, जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए फैसला सुनाया और जो कि ये अपील है वो खारिज कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम ने मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जो थे वो दुरुस्त करार दे दिए हैं। और इसके अलावा बताते चले कि मरीम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के हवाले से अहम खबर, जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्का NA 127 में शामिल पंजाब असेंबली के हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। इसके अलावा सराय के मुताबिक PP 157 से अदनान गोरसी, PP 160 से मियां मिसबाउर रहमान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब के उम्मीदवारों के टिकट आज फाइनल होने का भी इम्कान है। तो आपको अहम खबर से अपडेट करें, आपको बताया कि पीपल्स पार्टी का PP 161 लाहौर से फैसल मीर को टिकट देने का फैसला सामने आ चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए PP 162 की, तो लाहौर से मंजर अब्बास खोकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने NA 127 के हवाले से और PP 157 से अदनान गोरसी, PP 160 से मिसबाउर रहमान जो है वो उम्मीदवार खड़े होंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो पीपल्स पार्टी है उसका PP 161 से टिकट लेने का फैसला, PP 162 लाहौर से मंजर अब्बास खोकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन में खड़े होंगे। 127 के सूबाई हलकों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं। NA 127 की बात की जा रही है। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट और बैलेट पेपर्स की छपाई का जो अमल है वो कब तक शुरू होगा? इस हवाले से तफसीलात हम जान लेते हैं। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है। जावेद नूर, बताइएगा कहां तक इंतजामात पहुंचे हैं? आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद किए जाने के खिलाफ जो अपीलें दायर की गई थी, आज उनकी समाअत का आखिरी रोज़ है और कल 11 जनवरी को नज़रसानी शुदा फहरिस्तें जो हैं वो उनका इजरा कर दिया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे और 13 जनवरी को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद फिर बैलेट पेपर की छपाई का अमल शुरू होगा। 8 फरवरी आम इंतखाबात की तारीख जो है वो मुकर्रर है और इंतखाबात होंगे, अवाम अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकें। 13 जनवरी ऐसी तारीख है जिसमें उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद फिर बैलेट पेपर की छपाई का अमल शुरू होगा। इसके लिए बैरून मुल्क से खुसूसी तौर पर कागज़ मंगवाया गया है और मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं उनमें छपाई की जो सहूलत मौजूद है, तो प्रिंटिंग प्रेस से ये बैलेट पेपर जो है वो शाये किए जाएंगे और फिर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुँचाए जाएंगे ताकि 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए ये बैलेट पेपर जो है दस्तयाब हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने
करने के लिए फैसलाबाद में ट्रैफिक लाइसेंस मराकज पर सहूलतों का फुकदान है और जो कि दूर ना किया जा सका और लाइसेंस बनाने के लिए टिकटों की कमी से शहरी घंटों कतार में लगे रहने के बाद नाकाम वापस लौटने पर मजबूर है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के पास टिकटों की कमी है। इस वक्त नुमाइंदा नियो शौकत वटू ट्रैफिक सेक्टर में मौजूद है, उनसे जानते हैं शहरियों को लाइसेंस के हसूल में किन मुश्किलात का सामना है। शौकत, शहरी क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स है वहां पर? फैसलाबाद में भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जितने भी सेंटर बनाए गए हैं नए लाइसेंस के हसूल के लिए या पुराने जो लाइसेंस हैं उनको रीन्यू करवाने के लिए जितने भी सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर सहूलियात की जो कमी है उसको अभी तक दूर नहीं किया जा सका। सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से आवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। भैया क्या कहते हैं? जी सर, बिल्कुल। जब इधर ऑफिस में आते हैं तो वार्डन वाले कहते हैं कि हमें जो पोस्ट ऑफिस पे हैं वो भिजवा दी गई हैं। उधर पोस्ट ऑफिस से जाते हैं वहाँ पे भी शॉर्ट होती है, वो कहते हैं वार्डन ऑफिस भिजवा दी गई हैं। तो इस वजह से शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हम आते हैं घर से, तो जिसकी वजह से फिर हमारा पीछे भी काम काज होता है, तो कभी इधर कभी उधर। हाँ जी बिल्कुल। शहरियों का कहना है कि जो भी अदारे हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं टिकटों के हसूल के लिए या दीगर जितनी भी सहूलियात के हवाले से ये सहूलियात जो हैं वो हर सेंटर पर जो है वो आसानी के साथ मुहैया की जाएँ, ताकि जो शहरी आते हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं उनका टाइम ज़ाया होता है, वो उनके टाइम की किल्लत होती है, वो टाइम की कमी जो होती है उसको दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। शौकत वटू, बहुत शुक्रिया तफसीलन हमें अपडेट किया। गुजरावाला तालीमी बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहानात का जो रिजल्ट है वो तब्दील करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ पीटी एक्ट के तहत इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर गुजरावाला ने मैट्रिक ब्रांच और इंटर ब्रांच के सुपरिटेंडेंट समेत 17 मुलाजमीन को कसूरवार करार देते हुए उन्हें नौकरियों से बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया है। मैट्रिक इम्तिहानात के हवाले से उनके नंबर तब्दील करने की निशानदही नियो न्यूज से 4 माह कबल की थी, जिस पर अब कार्रवाई कर ली गई है। ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद है। शफकत इमरान, न्यू न्यूज की जानिब से खबर ब्रेक की गई थी जो मैट्रिक इम्तिहानात में दरमियान में किया गया था कारनामा, उस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है, क्योंकि अब जो है उस पर एक्शन ले लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, ये कारनामा तो ये था कि मैट्रिक के इम्तिहानात के रिजल्ट तब्दील किए जाते थे और वो भी बड़ी भारी रकम लेकर ये रिजल्ट तब्दील करने का जो है वो धंधा किया जाता था। इसको बाकायदा हमने बेनकाब किया और उसके बाद एक बहुत बड़ी इंक्वायरी इनिशिएट हुई। उस पर एंटी करप्शन हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके तकरीबन 12 के करीब एहलकारों को गिरफ्तार किया और उसमें जो सिक्रेसी ब्रांच है उसमें मैट्रिक की जो अंदर जो ब्रांच है उसमें से जो मुलाजमीन है उन्हें गिरफ्तार करके जो है वो जेल भेजा गया। अब उसमें पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और तमाम पर पीडा एक्ट लागू करके 17 मुलाजमीन को जो है वो कसूरवार करार दिया है और उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। उसमें कुछ सुपरिटेंडेंट भी हैं, यानी कि इंटर ब्रांच का सुपरिटेंडेंट भी है, इसके अलावा मैट्रिक ब्रांच का सुपरिटेंडेंट है, वो भी कसूरवार निकले हैं। उन्हें जो है वो उन्हें फिलफौर नौकरियों से बर्खास्त किया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जबरी रिटायर किया गया है। 12 मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त किया है, बाकी दीगर जो है उन्हें जबरी रिटायर किया गया है। ये पीडा एक्ट के तहत कमिश्नर गुजरावाला जिनके पास कायम चेयरमैन बोर्ड भी है वो, तो उन्होंने ये बाकायदा एक्शन लिया है और उस हवाले से इन मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया गया है। उन तमाम जो मुलाजमीन। ठीक है शफकत इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पुलिस मुलाजिमीन को मुबैना तौर पर मुनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। वुरसा ने इल्जाम किया है कि थाना स्याहवाला के SHO ने घर में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। कांस्टेबल फरूख महमूद की वालदा को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए दांत भी तोड़ दिए हैं और साथ में RPO और CPO इंसाफ फराहम करें, ये कहा गया है। फैसलाबाद से नुमाइंदा जवेरिया नजीर हमारे साथ है, मज़ीद डिटेल्स हम उनसे देते। जवेरिया नजीर, क्या मामला है, बताइएगा। थाना साइयावाला पुलिस की गुंडागर्दी और मुबैना तौर पर जो है वो तोड़ फोड़ के खिलाफ एक मुतासरा ख़ानदान जो है वो इस वक्त प्रेस क्लब में आया है, जो अपनी दाद रसी चाहता है। पुलिस ने अपनी ही पेटी भाइयों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसके खिलाफ जो है वो मंशियात का मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया। फ़रक महमूद नौजवान जो है वो थाना सरगोदा रोड में इस वक्त तैनात था, हाजिर सर्वस था और 16 साल से जो है वो पुलिस के महकमे में ही ड्यूटी कर रहा है। नौजवान की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। पुलिस ने कंधा टप्पियां ने, गालां गुली कड्डियां ने, सानू धक्के दिते ने, मारिया वे,
ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ 3। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਪਾਇਆ ਰਾਹ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ है, इन्होंने अपने को झूठी पाई है चरस। कोई चरस नहीं, कोई कुछ नहीं, असं खाते पीते लोग हाँ। हर बिल्कुल आपने मुतासरा खानदान की बात सुनी। इनका यही कहना है, इन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस की जानिब जो है वो जानिब से ज़ाती रंजिश पर जो है वो उतर कर तो फ़र्क महमूद के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अगर वो जुर्म पेशा ना था तो गुज़श्ता 15 से 16 साल हो गए उसे पुलिस के महकमे में ही ड्यूटी करते हुए, उस वक्त तक जो है वो ये मामला सामने क्यों ना आ सके। जबकि दूसरी जानिब जो है वो CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद से इन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डाकुओं को पकड़ने वाले खुद लुट गए हैं। मीरपुर खास में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को लूट लिया है। 2 मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकारों से सरकारी क्लैशनकोफ छीनकर फरार हो गए हैं। तो डाकुओं को पकड़ने वाले खुद डाकुओं के हाथों लुट चुके हैं। पुलिस एहलकारों से सरकारी क्लैशनकोफ भी छीन ली गई है डाकुओं की जानिब से, और छीन कर जो डाकू हैं वो फरार हो गए हैं। डाकुओं को पकड़ने वाले खुद लुट कर रह गए। जो पुलिस है वो लुटेरों के हाथों लुट चुके हैं। मीरपुर खास का वाकया जहां पर डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया और उनको लूट लिया। 2 मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकारों से सरकारी क्लैशनकोफ छीन ली और उसके बाद फरार हो गए। हमारे साथ मौजूद है नियो के नुमाइंदे असद चाकी। असद चाकी, बताइएगा, ये डाकुओं को पकड़ने वाले खुद लुट गए हैं, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, मीरपुर खास के तहसील जो सिंदड़ी है वहाँ चेक पोस्ट कायम थी। वहाँ पर 2 अफराद मुसल्लह अफराद पुलिस एहलकारों की जो कलाशन है वो लेके फरार हो गए, लूट के लेके फरार हो गए। और जो पुलिस अफराद है उनका एक का नाम है मुजम्मिल। ठीक है, उनमें से एक का नाम है मुजम्मिल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जंग में 5 रोजा पोलियो मुहिम जारी है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 2343 टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। पोलियो टीमों के साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं और हमारे नुमाइंदे सफ्तर वसीम जो हैं वहीं पर मौजूद हैं। मजीद अहवाल हम उनसे जान लेते हैं। सफ्तर वसीम, बताइएगा, ये घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं, बताइएगा डिटेल्स। में भी साल 2024 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो जारी है। ये मुहिम बाकायदा तौर पर अगले 2 रोज़ जो है वो जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी के मुताबिक जो 5 रोज़ जारी रहने वाली इस पोलियो मुहिम में जो है ज़िला भर में 5,61,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है पुलिस से बचाव के कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। मुहिम के जो है महकमे सेहत की 2343 जो टीमें वो फील्ड में मौजूद हैं, जो कि घर घर जाकर जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सेहत के अफसरान भी इन टीमों को जो है वो चेक कर रहे हैं। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की है कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर जो है उम्र भर की माजूरी से जो है वो बचाएं। और यकीनन इसमें वालिदैन को भी जो अपना अहम किरदार अदा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। और इस सिलसिला में जो है सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस की जानिब से जो है घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाली टीमों को जो है मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की गई है और हर मुमकिन सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाने के लिए जो है इक़दाम जो है वो भी किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी अलीगोट में गत्ते के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात आपको बताते चले। कोरंगी अलीगोट में गत्ते के गोदाम में आग लग गई। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदे। उबैद शाह, बताइएगा, क्या डिटेल्स है आपके पास? फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंच चुकी है, आग की क्या कंडीशन और कुछ जानी माली नुकसान? जी बिल्कुल, कोरंगी 51C का ये इलाका है। अलीगोट में गत्ते के गोदाम में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी हैं। गोदाम में आग लगने के बाद आवाम की बड़ी तादाद वहां पे जमा हो गई थी, जिसकी वजह से रश होने की वजह से आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी में आग पर मुकम्मल तौर पर काबू है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आतिशबाजी के नतीजे में गोदाम में रखा हुआ गत्ता जलकर खाकस्तर हो गया, ताहम किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद शाह। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग और गैस बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बढ़ती सर्दी में बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम के मसाइल में इजाफा कर दिया है। कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरीके से मुतासर हो रही हैं। मजीद हम तफसीलात ले लेते हैं मुल्तान से वजीहा वाहिद से। वजीहा वाहिद, बताइएगा, सर्दी में बदतरीन लोड शेडिंग भी जारी है, क्या कहते हैं आवाम?
मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। गैर एलानिया तौर पर गैस और बिजली जो है वो कई कई घंटों गायब रहती है, जिसकी वजह से जो है कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरीके से जो है वो मुतासिर हो रही है। जबकि बिजली के बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल जो है इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मगर इस हवाले से जो है मगर बिजली और गैस जो है वो बिल्कुल जो है वो गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर गैस के हवाले से बात की जाए तो गैस की जो है वो कई कई घंटों जो है गैस बंद रहती है, जिसकी वजह से जो है घरेलू मसाइल भी है, खाना पकाना खवातीन के लिए जो वो मुश्किल हो रहा है। जबकि अगर एलपीजी की तरफ जो है वो शहरी जो है अपना रुझान करते हैं तो इस वक्त एलपीजी जो है वो 300 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त हो रही है, जो कि आम आवाम के लिए जिसको अफोर्ड करना जो है वो बेहद मुश्किल है। जबकि बिजली की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, फैक्ट्री और दुकानें जो है वो बंद हो चुकी हैं। जबकि हमारी जो शहरियों से भी बात हुई, जिनका कहना है कि बिल जो है वो इतने ज़्यादा आते हैं मगर गैस और बिजली का जो वो नामो निशान नहीं है। जबकि शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बात पर तवज्जो दी जाए और बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर जो है वो फौरी तौर पर रोकथाम की जाए। जी ठीक है वजीहा, बहुत शुक्रिया, हमें डिटेल से बताया। फैसलाबाद में गैस बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक। डीजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी की जमीन गुज़रगाह के लिए देने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने गाजी यूनिवर्सिटी में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ भी कर दिया है और रिपोर्ट अगर बताई जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली के कहने पर दी गई है, जबकि बदले में आरजी वाइस चांसलर डॉक्टर कामरान को 3 साल के लिए वीसी बना दिया गया था। और ये सूरत हाल है डीजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी की जमीन गुज़रगाह के लिए देने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने गाजी यूनिवर्सिटी में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ कर दिया है। इस हवाले से बात करते हैं, हम बशीर अहमद चौहान हमारे साथ मौजूद है। बशीर अहमद चौहान, बताइएगा क्या डिटेल्स है? 3 साल के लिए वीसी बना दिया गया था रास्ता देने पर। जी बिल्कुल, ये गवर्नर साहब के हुक्म पे बनाई गई एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी ने इंकशाफ किया है कि साबिक वीसी कामरान साहब ने सियासी तौर पे फायदा पहुंचाने के लिए और खुद जाती तौर पे फायदा हासिल करने के लिए पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली के कहने पे गाजी यूनिवर्सिटी की जमीन एक कॉलोनी को रोड के साथ मुंसलिक करने के लिए दी, जिसकी मालियत लगभग 2.5 अरब रुपए है। और ये जमीन दिए जाने के 12-15 दिन बाद वीसी साहब जो उस वक्त जिनका तकर्रुर बतौर वीसी मुस्तकिल तौर से ना हुआ था, उनको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वीसी बना दिया गया मुस्तकिल बुनियाद पे, जिसके बाद उन्होंने खोल के करप्शन की, उसमें माली बेज़ाब्तगियां हैं, जिनसी हरासगी के केस हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनसे मालूम होता है कि डीजी खान में दानिस्ता तालीम दुश्मनी की गई है, जिसमें सियासी उनसर भी शामिल था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के दूसरे केस के इजरा का मामला है। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। इजलास में पाकिस्तान और आईएमएफ स्टाफ लेवल मुआहिदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तफसीलात वो हम जानते हैं इशफाक मुगल से। इशफाक मुगल, दूसरे केस के इजरा का मामला है, बताइएगा। जी, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो कल होगा और ये गुज़श्ता हफ्ते ये इस इजलास को तलब किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो गुज़श्ता साल नवंबर में स्टाफ लेवल मुआहिदा जो तय पाया था उसको मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं, जबकि जो पाकिस्तान की करेंसी है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको मार्केट बेस्ड रखने के लिए जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने इस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है। इसके साथ साथ जो है वो स्टेट बैंक से इस रवा माली साल के दौरान जो है कोई नया जो कर्ज नहीं लिया गया, जो आईएमएफ की इस प्रोग्राम के लिए बुनियादी शर्त थी। तो अब सूरत हाल ये है कि आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो कल बैठेगा और पाकिस्तान के लिए जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो उसकी मंजूरी देगी और इस मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $71 करोड़ की जो है वो किस्त मिलेगी। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के दूसरे जो बैरूनी ज़राए हैं वहाँ से भी पाकिस्तान को जो है वो कर्ज या इमदाद मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में जो मज़ीद आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, जिससे पाकिस्तान का रुपया जो है मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ती महंगाई से हमारे अवाम परेशान हैं। अवाम कहते हैं कि किसी हुक्मरान ने वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। बढ़ती महंगाई पर शहरी
निगरान और साबका हुकूमत में बरस पड़े। इस हवाले से जब आवाम से बात की, वो क्या कहते हैं वो आप जानिए आवाम से बात में। पहले अपना फायदा सोचते हैं, बाद में गरीब का सोचते हैं। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में उनको परवाह नहीं होती गरीब का क्या बन रहा है। गरीब मर गया और कोई पूछने वाला भी नहीं। गैस बिजली ऊपर गया, बच्चे स्कूल का फीस भी ऊपर गया, सब कुछ ऊपर गया। मुँह किधर से भरेगा? यकीन करो, जो आलू 40 रुपए होते थे ना, अभी जाके देखो वो 100 रुपये मिल रहे हैं। प्याज अभी देखो 240 रुपए हो गया। गैस घर में होती नहीं है, लकड़ी इतनी महंगी हो गई है। LPG जो है वो उन्होंने 300-290 रुपए कर दी है। आगे बढ़ते हुए बात करें मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी का ये कहना है कि लाहौर में नून लीग का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में सीनियर क़यादत को मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में 36 अहम शोबों में 30 से ज्यादा सिफारिशात की हतमी मंजूरी भी दे दी गई है। बाकी शोबों के लिए मुशावरती इजलास पीर 15 जनवरी को किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि लाहौर में जो नून लीग का 3 घंटे तवील इजलास हुआ, इजलास में सीनियर क़यादत को मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए और इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर भी की थी। बात कर लेते हैं नियोग के नुमाइंदे लाहौर से नईम मलिक से। नईम मलिक, बताइएगा, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आरओ ने ये कागजात नामजदगी जो कि मंजूर की थी, उसके खिलाफ जो कि हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसकी समाअत की थी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने उनकी दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनकी जो कि अपील वो खारिज कर दी, जबकि ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की दुरुस्त करार दे दिया है। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ यह अपील दायर की थी, जिस पर अपील ट्रिब्यूनल ने समाअत करते हुए नवाज शरीफ को इंतखाबा लड़ने की इजाजत दे दिया और इश्तियाक चौधरी की जो कि अपील थी वो खारिज कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। सरकारी अस्पतालों में कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में नस्ब कैमरों को पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से लिंक कर दिया गया है। पहले मरहले में चिल्ड्रन अस्पताल के CCTV कैमरों को सेफ सिटी के साथ मुंसलिक किया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करें, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने ट्रेनी डॉक्टर्स प्रोग्राम में करप्शन की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। ट्रेनी डॉक्टर्स को वजीफे की तकसीम पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का ट्रेनी डॉक्टर्स प्रोग्राम के तहत ये ऑनलाइन पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है। बात कर लेते हैं मोहसिन अलवी से, लाहौर से नियोग के नुमाइंदे। मोहसिन अलवी, बताइएगा। आज बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने सूबे भर के हजारों ट्रेनिंग डॉक्टर के प्रोग्राम में होने वाली करप्शन का एहसास किया है, जिसमें खवातीन ट्रेनिंग डॉक्टर्स को अपनी जायज तनख्वाहों और वजीफे हासिल करने के लिए महकमा सेहत के क्लरिकल स्टाफ को रिश्वत देना पड़ती है। इस वाले से एक मसला सामने आया, जिसमें ये कहा गया है कि इंतहाई तशवीश की बात है कि ट्रेनिंग डॉक्टर्स के वजीफे की तकसीम में गैर मुनासिब ताखीर हुई है और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सिस्टम को चलाए जाने और बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट खोलने से हवाले से इस मामले को शुरू किया गया, जबकि वजीफे की तकसीम पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी करेगी। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को सहमाही बुनियादों पर फंड जारी किए जाएंगे। ताहम ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें, पैमरा और लबनान की ऑडियो विजुअल काउंसिल CNA के दरमियान ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चले आगे बढ़ते हुए कि MOU पर दस्तखत बैरूत में नेशनल ऑडियो विजुअल काउंसिल ऑफ लबनान के दफ्तर में मुनकिदा एक तकरीब में हुए। नेशनल ऑडियो विजुअल काउंसिल लबनान के सदर अब्दुल हादी महफूज और पैमरा की जानिब से पाकिस्तानी सफीर
सलमान अतर ने दस्तखत किए हैं। MOU का मकसद पाकिस्तान और लबनान के दोनों इदारों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन को फरोग देना है। सदर CNA अब्दुल हादी महफूज ने कहा कि MOU पर दस्तखत से पाकिस्तान और लबनान के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात इस्तेवार होंगे। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने कहा कि MOU से दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद तकवीत मिलेगी। दोनों ममालिक के तजर्बात से इस्तेफादा करते हुए मकामी मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की और तरवीज के लिए साजगार माहौल, यकसा मौके और फायदा हासिल होगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबे में मौसर ताउन और इश्तराक के लिए भी राह हमवार होगी। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।